नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। जो देश में एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित की जाएगी। आपको बता दें कि की गई थी और जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट पर आज मोदी कैबिनेट को यानी कि रिपोर्ट दी है और जिसके बाद उसे सर्वसम्मति के साथ मंजूर कर लिया गया है। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था और जिसके बाद आज इसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। वही वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। और आपको बता दूं कि घोषणा पत्र में भाजपा ने यह वादा किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लाया जाएगा। तो वही एक बार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है और इस पर काम होना शुरू हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी के सरकार के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहेगी। सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बनते हैं। और कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। तो वही सारे विचार विमर्श हो चुके हैं, रिपोर्ट तैयार कर ली जा चुकी है और कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर हरी झंडी भी लग चुकी है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी की गाइड यानी कि जिस प्रकार से जो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे और सरकार बन चुकी है और अब इसको मंजूरी भी दे दी जा चुकी। कितनी चुनौती होगी राजेश? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरीके से बीजेपी मंत्रिमंडल पीएम मोदी की मंत्रिमंडल ने आज वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, कहीं कहीं बात बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताया कि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता आया है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विपक्ष लगातार विरोध किया है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कहता आया कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके लिए मोदी सरकार की कैबिनेट जो है मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को। अब ये मंजूरी लोकसभा में जाएगी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगी, जिसके बाद इस पे अंतिम मुहर राष्ट्रपति की लग जाएगी, जिसके बाद ये इम्प्लीमेंट में आएगा। इम्प्लीमेंट के बाद इस कानून बना दिया जाएगा। जिस प्रकार से 191 दिन इस पूरे प्रोसेस में लगे पूर्व राष्ट्रपति के निगरानी यानी कि कोविंद की निगरानी में ये पूरी गठित टीम ने रिसर्च किया। उसके बाद आज कैबिनेट में हरी झंडी मिल जाती। लेकिन जब ये प्रस्ताव राज्यों तक जाएंगे, हंगामा होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल आरती, इस पे हंगामा होना तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध करता आ रहा है और विरोध करने का सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो बीजेपी वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करती। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है बीजेपी को घेरते हुए नजर आएगा पार्लियामेंट में भी और उसके बाद राज्यसभा में भी। लेकिन अब एक मत से जिस तरीके से बीजेपी की मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद फिर इसको राज्यसभा में उठाया जाएगा, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास किया जाएगा, पास होने के बाद फिर जाएगा लास्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने, जिसके बाद अंतिम मुहर इस पे लगेगी। लेकिन अगर बात किया जाए वन नेशन वन इलेक्शन की तो प्रधान के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी मतलब पीएम के चुनाव तक इसमें शामिल हाल है। सबको एक चुनाव करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी इस पे वार पलटवार होना शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अब इसको एक मत हो पाना या पास हो पाना लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, अब मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबी लड़ाई है बीजेपी को जो लड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से अभी हमने कई बिल देखे, वक्फ बोर्ड का बिल रहा हो, ऐसे कई तमाम, लेकिन इस बार जो विपक्ष मजबूती के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं चुनौती 2 गुनी 3 गुनी अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार जो भी बिल लाते हैं मोदी सरकार उसे एक तरफा उसे पास नहीं करवा पाते। क्या इस बिल को पास करवा पाएंगे जब ये सदन में उठेगा? बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष बिल्कुल मजबूती के साथ संसद भवन में बैठ रहा है, विपक्ष में बैठ रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका नतीजा बिल्कुल सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अभी आपको बता दें कि दो कानून लेकर आई, लेकिन उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर अब जो है जिस तरीके से मोदी कैबिनेट मंजूरी ला रही है वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस पर भी विपक्ष जो है हमलावर होगा। विपक्ष जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि विपक्ष लगातार पहले से भी जब से बीजेपी सरकार जब से इस मुद्दे को उठाई है वन नेशन वन इलेक्शन को, तब से विपक्ष जो है लगातार इस पर कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्ष लगातार सरकार को बिल्कुल राजेश, आज लगातार कह रहा है कि कैबिनेट में पास हो चुका है, जब ये सदन में आएगा बेहद ही हंगामेदार रहेगा। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो वहीं एक देश एक चुनाव का मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है, तो वही इसको लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च किया गया है। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की गई है। उसके साथ साथ कोविड पैनल के मुताबिक एक साथ चुनाव के लिए अन्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिसका उद्देश्य चुनावों में निष्पक्षता पारदर्शिता के लिए सबसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की स्टडी और उन्हें अपनाना था। तो दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुधवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जब एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। घटना सुबह 9:11 की बताई जा रही है, जब इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। चारों ओर चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये इमारत काफी पुरानी बताई जा रही थी और इसकी हालत बेहद खराब थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और इस दर्दनाक घटना पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। 9 बजे के आसपास प्रसाद नगर थाने में इंफॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है।
वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम असर्टेन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। बसपा